तो कहानी के शुरुआत में हम एलियट को देखते हैं, जो अपनी बेटी रिडली के साथ कनाडा से हंगरी आते हैं। उन्हें शाम 6 बजे तक अपने बॉस के घर पहुंचना था। एलियट को हंगरी के टेम्परेचर की वजह से सर्दी होने लगती है, इसीलिए वो रिडली को कार की खिड़की बंद कर देने को कहता है। फिर उसने रिडली से उन पहाड़ों की खूबसूरती एंजॉय करने को कहा और उसे अपने साथ आने के लिए थैंक्स भी कहा। एलियट यहाँ अपने कंपनी के बॉस ओडेल से मिलने के लिए आता है। वो यहीं रहते थे और वो बीमार थे, इसीलिए मरने से पहले वो कंपनी की सारी जिम्मेदारी एलियट को सौंपना चाहते थे। ओडेल एक पारिवारिक आदमी था, इसीलिए उसने एलियट से कहा कि वो अपनी बेटी को भी साथ लाए, ताकि वो समझ सके कि एलियट उनकी कंपनी और उसके परिवार को संभालने लायक है या नहीं। तभी उन्हें ओडेल के असिस्टेंट का फोन आता है। वो एलियट से पूछता है कि तुम कहाँ हो, अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एलियट कुछ जवाब दे पाता, इससे पहले नेटवर्क चला जाता है। तभी एलियट को फिर से छींक आती है, जिससे उसका ध्यान रोड पर नहीं रहता और वो एक जानवर को टक्कर मार देता है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो जानवर जिंदा बच जाता है और दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। रिडली उसकी मदद करने के लिए कार से उतरकर उसके पास गई। तभी उसके डैड भी रॉड लेकर उसके पीछे आते हैं। लेकिन जो उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। ये एक यूनिकॉर्न था जो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसका खून कलरफुल था। दोनों हैरान थे, क्योंकि उन्होंने यूनिकॉर्न के बारे में बस कहानियों में ही सुना था। तभी उसके हॉर्न से रोशनी निकलने लगी। रिडली उसके हॉर्न को देखकर मोहित हो गई और उसने उसे टच किया, जिससे वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। ये शायद वही जगह थी जहां से वो यूनिकॉर्न आया था। लेकिन तभी एलियट रॉड से पीट पीट कर उसे मार देता है, क्योंकि वो उसे दर्द से छुटकारा दिलाना चाहता था। इसके बाद वो इन सब से बचने के लिए उस यूनिकॉर्न को अपनी कार में रख लेता है, ताकि किसी को पता न चले कि उन्होंने एक रेयर स्पीसीज को मार दिया। फिर जब वो ओडेल के घर पहुंचे, तो ओडेल की वाइफ शॉ और बेटे शेपर्ड ने उन दोनों का वेलकम किया। इसके बाद वो ओडेल से मिलने जाते हैं, जो कि बिस्तर पर पड़ा था। तभी रिडली को कुछ विजन्स आने लगती है, जिसमें उसे यूनिकॉर्न का हॉर्न दिखाई देता है, जिससे सभी को लगता है कि रिडली शायद थक गई है। इसीलिए सभी उसे कमरे में जाकर आराम करने को कहते हैं। रिडली वहां से वॉशरूम जाकर अपना मुंह धोने लगती है। इधर ओडेल ने एलियट को बताया कि मैंने अपनी बीमारी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब मैंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बनो और मेरे जाने के बाद मेरे बेटे और बीवी का ख्याल बिल्कुल अपनी बेटे और बीवी की तरह रखो। इसके बाद एलियट ओडेल को कंपनी के एग्रीमेंट पेपर को पढ़कर सुनाने लगता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। मगर जैसे ही उसने अपना चश्मा उतारा, उसे सब साफ साफ दिखाई देने लगा। इधर रिडली जब अपना फेस टॉवल से साफ करती है, तो उसके पिंपल्स गायब हो जाते हैं। लेकिन अब उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे हॉलुसिनेशन होने लगता है। तभी उसने अपने विजन में उस यूनिकॉर्न को हिलते हुए देखा, जिसके बाद वो अपने डैड के पास जाकर उन्हें धीरे से कहती है कि डैड, मुझे कुछ हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो मुझे मदद के लिए बुला रहा है। एलियट कहता है कि थोड़ा रुक जाओ, अभी मुझे मेरे बॉस से बात कंप्लीट कर लेने दो। हम रात को उसे दफना देंगे, फिर किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी उनकी कार हिलने लगी और उसमें से आवाज आने लगा, जिससे सभी को पता चल गया कि उनके कार में कुछ है। जिसके बाद सभी कार के पास पहुंच गए। तभी वो यूनिकॉर्न कार की खिड़की को तोड़कर बाहर निकल आता है, लेकिन ओडेल के गार्ड्स उसे देखते ही गोली मार देते हैं। उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि उनमें से किसी ने पहले कभी रियल यूनिकॉर्न को नहीं देखा। ओडेल ने सभी को बताया कि मैं तो सेफ ड्राइव कर रहा था, लेकिन ये खुद आकर मेरी कार से टकरा गया। मगर मैंने तो इसे दर्द से मुक्ति देने के लिए मार दिया था। पता नहीं कैसे ये वापस जिंदा हो गया। इससे तो रंग बिरंगे खून भी निकले थे और हमें इसके खून के छींटे भी पड़े थे। तभी सभी ने नोटिस किया कि जब रिडली वहां आई थी, तो उसके फेस पर पिंपल्स थे, जो अब गायब हो गए। फिर एलियट ने बताया कि जब मैं यहाँ आया था, तो मुझे भी जुकाम हो गई था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद मेरा जुकाम खत्म हो गया और तुम सब ने नोटिस किया। क्या मुझे बिना चश्मे के दिखाई दे रहा है? इसके बाद ओडेल को एक आइडिया आता है। वो फौरन अपने साइंटिस्ट और उसकी पूरी मोबाइल लैब को वहां आने को कहता है। फिर रात को रिडली अपने डैड को बताती है कि जब से वो मरा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उससे कनेक्ट हो गई हूं। मगर एलियट को लगता है कि एक्सीडेंट के बाद रिडली के दिमाग पर गहरा असर पड़ गया और अब उसे थेरेपी की जरूरत है। लेकिन जब उसने रिडली से थेरेपी की बात कही, तो उसने एलियट को अपने कमरे से भगा दिया। फिर रिडली अपनी मेरी मॉम की फोटो को देख रही थी, लेकिन तभी उसने अपनी मॉम की एक फोटो के पीछे एक यूनिकॉर्न की पेंटिंग को देखा। जिसके बाद वो इंटरनेट पर उसके बारे में पढ़ने के लिए बैठ गई। उसे एक कहानी मिलती है, जिसमें लोग एक यूनिकॉर्न का शिकार करते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न ने उन पर पलटवार किया और शिकारियों को मार दिया। लेकिन फिर बाद में एक खूबसूरत लड़की ने उस यूनिकॉर्न को अपनी खूबसूरती से वश में कर लिया
और उसे महल लाकर कैद कर दिया। फिर जब रात को वो सो रही थी तो उसने अपने सपने में देखा कि वो एक यूनिकॉर्न बन चुकी है। तभी पीपीई किट पहने दो लोग उसके कमरे में आते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे एक लैब में लेकर गए जहां एलियट और वो यूनिकॉर्न पहले से मौजूद थे। यहाँ पर रिसर्चर्स का पूरा एक ग्रुप था जिसे ओडेल ने उस यूनिकॉर्न पर रिसर्च करने के लिए बुलाया था। डॉक्टर भातिया बताती हैं कि ये जो यूनिकॉर्न है वो अपने सिंह से किसी तरह के सिग्नल्स को भेज रहा है और अपने नर्वस सिस्टम के सेल्स को बदल रहा है, जो काफी अजीब है। हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। इसके बाद डॉक्टर सॉन्ग ने उस यूनिकॉर्न के सिंध को थोड़ा सा घिसकर उसकी दवाई बनाई और फिर उसे ओडेल के स्लाइन में डाल दिया। इधर यूनिकॉर्न से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तेज होने लगी तो डॉक्टर सॉन्ग उसका गला काटकर उसका खून बाहर निकाल देते हैं। वहीं रिडली जंगल में घूमने गई थी लेकिन तभी उसे किसी जानवर के चलने की आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो फौरन वहां से भागकर वापस फार्म में चली आती है। वहीं यूनिकॉर्न को सिंह का घिसा हुआ अपने खून में डालने के बाद ओडेल को पहले से काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसने सभी को बताया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ठीक हो रहा हूं। फिर रात को शेपर्ड रिडली के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम इस वक्त अकेले यहाँ क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं इस यूनिकॉर्न पर रिसर्च कर रही हूँ। शेपर्ड कहता है कि ठीक है, तुम इसे कंटिन्यू रखो, लेकिन मैं भी तुम्हारे इस काम में मदद करूंगा। तभी शेपर्ड ने देखा कि उसके डैड अब खुद से चलकर बाहर आ गए हैं। वो भी बिना ऑक्सीजन या किसी सपोर्ट के। ये नजारा देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने उस यूनिकॉर्न के हॉर्न से ओडेल का कैंसर ठीक कर दिया था। ओडेल खुद को अब एक 25 साल के नौजवान की तरह फील कर रहा था। इसके बाद ओडेल डॉक्टर सॉन्ग से कहते हैं कि अब हम इसे दूसरे अमीर लोगों को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन डॉक्टर सॉन्ग उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसे ही इसे सभी को नहीं दे सकते, इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जिस पर ओडेल ने कहा कि ये खोज तुम्हारी है, तुम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हो, जल्दी करो, डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम। इसके बाद ओडेल अपने सभी पहचान वाले अमीर बीमार लोगों को कॉल कर उन्हें अपनी नई दवाई के बारे में बताता है। इधर रिडली को अपनी रिसर्च से कुछ और भी पता चलता है और वो ये बात सभी को बताना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। सभी अपने अपने अमीर दोस्तों और रिश्तेदारों को उस यूनिकॉर्न और उसके जादुई सिंध के बारे में बताने में लगे थे। सभी अमीर लोग इसके लिए उन्हें अंधा पैसा देने को तैयार थे और प्री बुकिंग करवा रहे थे। एलियट सबका ऑर्डर लिख रहा था और कोई भी रिडली की बातों को सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद ओडेल के सभी स्टाफ और साइंटिस्ट्स उस यूनिकॉर्न को वहां से शहर लेकर जाने की तैयारी में जुट गए, ताकि वो शहर के बड़े से लैब में उस पर और अच्छे से रिसर्च कर सके। रिडली की बातों को जब कोई नहीं सुनता तो वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए चिल्लाती है और फिर उन्हें बताती है कि सदियों से लोग यूनिकॉर्न को पवित्र जीव मानते आए हैं, जो सब कुछ ठीक कर देते थे। लेकिन वो बहुत आक्रामक भी होते हैं। बहुत सारी कहानियों में उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। अब अगर कहानियों के यूनिकॉर्न सच में हैं, तो उनका चरित्र भी कहानियों जैसा ही होगा। मुझे लगता है हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए ऐसा करना बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, जिसके बाद वो गुस्से में वहां से जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। इसके बाद डॉक्टर सॉन्ग और सारे गार्ड्स मिलकर यूनिकॉर्न को एक पॉलीथीन में पैक करके वहां से ले जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी पूरे घर की करंट चली गई और फिर उनके फोन्स की नेटवर्क भी। रिडली ने कार से बाहर निकलकर देखा तो उसे जंगल के आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी। तभी सभी ने एक बहुत ही डरावनी आवाज सुनी। किसी को कुछ समझ आता, इससे पहले ही एक मिस्टीरियस क्रीचर ने आकर डॉक्टर सॉन्ग के पेट में अपना सिंध घुसाकर उसे जान से मार दिया। फिर सभी ने एक बहुत ही खूंखार और बड़े यूनिकॉर्न को देखा। शेपर्ड और ओडेल तुरंत उस डेड बेबी यूनिकॉर्न को घर के अंदर ले गए और सारे गार्ड्स मिलकर उस बड़े वाले यूनिकॉर्न पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एलियट रिडली से तुरंत कार में जाकर बैठने को कहता है, लेकिन फिर एक दूसरे यूनिकॉर्न ने कार पर हमला कर दिया, जिसके बाद रिडली कार से निकलकर कार के नीचे छुप जाती है। लेकिन उसे बचाने के चक्कर में बहुत सारे गार्ड्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। फिर एलियट किसी तरह रिडली के पास पहुंचता है और उसे वहां से भागने को कहता है। रिडली एक टूटे फूटे लकड़ी के दरवाजे के पास जाकर छुप गई, लेकिन वो यूनिकॉर्न उसके पीछे पीछे वहां भी आ जाता है। फिर उसने लकड़ी के अंदर अपना सिंघ घुसा दिया। रिडली उसे देखते ही मोहित हो गई और उसे छूने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तभी एक गार्ड ने उस यूनिकॉर्न पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे वो वहां से भाग जाता है और जंगल में जाकर जोर जोर से चिल्लाता है। इसके बाद रिडली ने सभी को बताया कि मैंने जब कल उसके सिंह को छुआ तो मुझे कुछ दिखाई दिया था। मुझे लगता है कि मेरा उससे कोई कनेक्शन है और यही कनेक्शन मुझे उन बड़े यूनिकॉर्न्स के साथ भी महसूस हो रहा था।
शायद हो सकता है कि वो चाहते हों कि हम उसके बच्चे को छोड़कर चले जाएं और इसी वजह से उसने सारे गार्ड्स को भी मारा हो। लेकिन शेफर्ड और ओडेल का परिवार रिडली की बातों की परवाह नहीं करता, बल्कि अब वो उस बड़े वाले के सिंह को भी काटना चाहते थे ताकि उसे भी बेच सकें। शॉ रिडली को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब हम ये सब सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के फायदे के लिए करेंगे। लेकिन अब एलियट रिडली को लेकर वहां से वापस जाना चाहता था, मगर ओडेल उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। उसने कहा कि अगर तुम गए तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल दूंगा। तुम अपने पार्टनर को छोड़कर कैसे जा सकते हो? जिसके बाद नौकरी जाने के डर से एलियट ये करने के इसके बाद सभी सोचते हैं कि बड़ा वाला यूनिकॉर्न घायल है, तो मौका अच्छा है उसे जान से मारकर अपने कब्जे में लेने का। इसीलिए सभी तैयार हो जाते हैं और बंदूक लेकर उसकी तलाश में जंगल के अंदर जाने लगते हैं। रिडली एलियट को उन लोगों के साथ जंगल में जाने से मना करती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना ही होगा, वरना वो मुझे वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग पूरी तैयारी के साथ जंगल में चले जाते हैं। वहीं शेपर्ड घर पर था और वो यूनिकॉर्न के सिंग से नशे कर रहा था, जिसे सूंघने के बाद वो पूरी तरह से मदहोश हो जाता है। तभी रिडली को अपनी रिसर्च में एक बात पता चलती है कि यूनिकॉर्न कभी मर नहीं सकते। इसीलिए वो अपने डैड को मैसेज करके बताती है कि वहां से जल्दी निकलो, वो कभी नहीं मर सकते। लेकिन तभी यूनिकॉर्न उनके सामने आ जाते हैं। दूसरी तरफ शेपर्ड ने डॉक्टर भातिया से कहा कि वो बेबी यूनिकॉर्न के पूरी सिंग को काटकर उसे लाकर दे दे, मगर वो बताती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी वापस से जिंदा हो रहा है। मगर शेपर्ड फिर भी चिल्लाते हुए उसे ऐसा करने को कहता है, जिसके बाद वो उसका सिंग काटने लगती है। उधर जिन लोगों ने यूनिकॉर्न को घायल किया था, उसके अलावा वहां एक और यूनिकॉर्न भी था जो उनके पीछे से आकर सभी गार्ड को मार देता है। कुछ गार्ड्स गोलियां चलाते हैं, तो फिर दोनों यूनिकॉर्न वहां से भाग जाते हैं। तभी उनका एक और गार्ड यूनिकॉर्न का शिकार बन जाता है, जिसके बाद एलियट और ओडेल वहां से भाग जाते हैं। लेकिन अब यूनिकॉर्न उनके पीछे पीछे उनके घर तक आ गए थे। अब दोनों यूनिकॉर्न ने एलियट को घेर लिया था। एलियट सोचता है कि मैं किसी मूवी की तरह उसके सिर को सहलाऊंगा और फिर उसे कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन यूनिकॉर्न उसके बीचों बीच अपना सिंध घुसाकर उसे मार देता है, जिसके बाद लोग मेन गेट को बंद कर देते हैं। अब जाकर सभी को रिडली की बातों पर थोड़ा यकीन होता है। रिडली कहती है कि अगर हम उनका बच्चा उन्हें वापस दे देंगे तो शायद हम बच जाएं। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। प्लान बनता है कि उनमें से एक आदमी आगे के दरवाजे से जाकर उन्हें बेबी यूनिकॉर्न दे देगा और बाकी लोग सिंध लेकर वहां से भाग जाएंगे। लेकिन अब बेबी यूनिकॉर्न को घर से बाहर ले जाने में सभी डर रहे थे। इसीलिए वो लोग ग्रिफ से जबरदस्ती ऐसा करने को कहते हैं। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, जिसके बाद वो जबरदस्ती डॉक्टर बत्रा को बाहर जाने को कहते हैं। डॉक्टर बत्रा उस बेबी यूनिकॉर्न को बाहर छोड़ने के लिए जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग वहां से भागने की योजना बना रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही बत्रा बेबी यूनिकॉर्न को लेकर आगे बढ़ती है, उसके पेरेंट्स यानी कि बड़े वाले यूनिकॉर्न्स अपने बच्चे को इस हाल में देखकर बेहद अग्रेसिव हो जाते हैं और फिर वो डॉ बट्रा को बीच से नोच नोच कर मार डालते हैं। इसके बाद सभी रिडले पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उसी के कहने पर उन्होंने बच्चे को उन बड़े यूनिकॉर्न को सौंपने की योजना बनाई थी। अब उन पेरेंट यूनिकॉर्न्स ने उनके घर पर भी हमला कर दिया। वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। शेफर्ड और शॉ मिलकर योजना बनाते हैं कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर से एक यूनिकॉर्न को उड़ा देंगे। तभी रिडली देखती है कि एलियट ने उस बेबी यूनिकॉर्न का सिंह चुरा लिया है। वो उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया? एलियट कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं किसी भी हाल में तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इधर शॉ और शेपर्ड यूनिकॉर्न को उड़ाने की योजना पर काम कर रहे थे, लेकिन तभी एक यूनिकॉर्न शॉ के पेट में अपना सिंध घुसा देता है। शॉ शेपर्ड से कहती है कि सिलेंडर में आग लगाकर ब्लास्ट करो, लेकिन शेपर्ड ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे यूनिकॉर्न जिंदा चाहिए था। इसके बाद वो शॉ को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। वहीं एलियट रिडली को एक कमरे में बंद कर देता है ताकि वो बाहर न जा सके, लेकिन रिडली खिड़की से कूदकर भाग जाती है। एलियट रिडली को बचने के लिए यूनिकॉर्न को वहां से जंगल की तरफ ले जाता है, लेकिन शेपर्ड रिडली को अपने निशाने पर लेकर बेबी यूनिकॉर्न के सामने बैठ जाता है ताकि वो उस बड़े वाले यूनिकॉर्न का शिकार कर सके, क्योंकि उसे अभी भी अपनी जान से ज्यादा यूनिकॉर्न के सिंग की पड़ी थी। तभी डैडी यूनिकॉर्न वहां आता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वो आते ही रिडली की गोद में सर रखकर सो जाता है। लेकिन तभी शेपर्ड आकर उसके पैर को बांध देता है। तभी ममा यूनिकॉर्न भी आकर रिडली की गोद में सिर रखकर सो जाती है। फिर शेपर्ड दोनों के पैर बांधने लगता है। लेकिन अब एलियट से ये सब गंदा धंधा और देखा नहीं जाता। वो जाकर बेबी यूनिकॉर्न के सिंह से शेपर्ड को मार देता है, मगर शेपर्ड के हाथ में भी तीर था। वो तीर एलियट के पेट में घुसा देता है। इसके बाद शेपर्ड एलियट को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन तभी डैडी यूनिकॉर्न ने अपनी रस्सी तोड़कर शेफर्ड का काम तमाम कर दिया। मगर एलियट भी मर गया था। रिडली बहुत रोती है। इसके बाद यूनिकॉर्न्स एलियट को खींचकर अपने बच्चे के पास ले जाते हैं। फिर वे अपने बच्चे का सिंग उसके सामने रखते हैं। फिर दोनों यूनिकॉर्न्स अपने अपने सिंग को आपस में सटाते हैं, तो बेबी यूनिकॉर्न का सिंग उससे अटैच जाता है और वो जिंदा हो जाता है। तभी एलियट को भी वही सब दिखाई देता है जो रिडली ने पहले बेबी यूनिकॉर्न का सिंग छूने के बाद देखा था। इसके बाद एलियट भी जिंदा हो जाता है। उन यूनिकॉर्न्स ने एक पोर्टल ओपन कर दिया था, जिसके बाद उसमें ब्लास्ट होता है और सभी यूनिकॉर्न्स उस पोर्टल के ब्लास्ट के बाद वहां से चले जाते हैं। तभी ग्रिफ पुलिस वालों को लेकर वहां पहुंच गया। इसके बाद एलियट और रिडली को जेल ले जाया जाता है, क्योंकि उनकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था।